बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की क्लास 7th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है वसंत भाग 2। और इस पाठ्य पुस्तक का 6वां पाठ है जिसका शीर्षक है रक्त और हमारा शरीर। इस पाठ को लिखा है लेखक यतीश अग्रवाल जी ने। तो आइए देखते हैं इस पाठ में रक्त यानी कि ब्लड और हमारे शरीर के बारे में लेखक हमें क्या जानकारी दे रहे हैं। पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर। आइए पाठ से संबंधित कुछ बातें देख लेते हैं। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से लेखक यतीश अग्रवाल हमें हमारे शरीर में बहने वाले रक्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। रक्त कणों की कमी से हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। पौष्टिक और संतुलित आहार लेने से शरीर में रक्त की कमी नहीं होती। रक्तदान को महादान कहा गया है। एक उम्र के बाद हमें भी नियमित रूप से रक्तदान अवश्य करना चाहिए। तो आइए देखते हैं रक्त के बारे में लेखक हमें और कौन कौन सी नई जानकारी दे रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें हमारे शरीर में बहने वाले रक्त के बारे में बता रहे हैं। जो रक्त के कण होते हैं वो अगर हमारे शरीर में कम हो जाएं तो इससे हमारे शरीर को तरह तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। रक्त के कणों की कमी ना हो इसके लिए हमें अपने खाने पीने का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कभी ऐसा भी होता है कि कुछ बीमार लोगों को रक्त की जरूरत पड़ती है। उस वक्त यदि हम अपना थोड़ा सा रक्त दान में दे दें तो यह एक महादान कहलाता है और इस रक्त से किसी मरते हुए व्यक्ति का जीवन भी बचाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं रक्त के बारे में और कौन कौन सी नई जानकारी हमें लेखक दे रहे हैं। अनिल की छोटी बहन दिव्या शुरू से ही कमजोर है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती है और भूख भी कम लगती है। उसका मन किसी काम में नहीं लगता। डॉक्टर को दिखाने पर डॉक्टर उसे रक्त की जांच के लिए दूसरे कमरे में भेज देते हैं। अनिल के जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें निकालकर एक छोटी सी शीशी में डाल देती हैं। फिर उस रक्त को वह स्लाइड पर लगा देती हैं। डॉक्टर दीदी अनिल से कहती हैं कि वह खून के जांच की रिपोर्ट दूसरे दिन आकर ले जाए। बच्चों, यहाँ पर अनिल है जिसकी छोटी बहन का नाम दिव्या है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसे बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, साथ में भूख भी कम लग रही है। कोई काम भी करने का उसका मन नहीं हो रहा। उसकी ये सारी परेशानियां देखकर जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर उसे खून की जांच के लिए कहते हैं। वहां हॉस्पिटल में अनिल के जान पहचान की एक डॉक्टर दीदी हैं जो दिव्या के रक्त की जांच करती हैं और उसकी उंगली से कुछ बूंदें खून की निकालकर उसे स्लाइड पर लगा देती हैं। डॉक्टर दीदी कहती हैं कि खून के जांच की रिपोर्ट अनिल दूसरे दिन आकर ले जाए। आइए देखते हैं जांच में क्या पता चलता है। दूसरे दिन अनिल जब खून की जांच की रिपोर्ट लेने अस्पताल पहुंचता है तो डॉक्टर दीदी उसे बताती हैं कि दिव्या को एनीमिया है। कुछ दिन दवा लेने पर दिव्या ठीक हो जाएगी। अनिल पूछता है कि यह एनीमिया क्या है। डॉक्टर दीदी उसे बताती है कि एनीमिया के बारे में जानने के लिए सबसे पहले उसे रक्त के बारे में जानना होगा। डॉक्टर दीदी आगे कहती हैं कि लाल द्रव्य के समान दिखने वाले हमारे रक्त को यदि सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो यह एक भानुमति के पिटारे जैसा लगता है। तो यहाँ पर जांच की रिपोर्ट में यह पता चलता है कि दिव्या को एनीमिया की बीमारी है और डॉक्टर दीदी कहती हैं इस बीमारी को ठीक करने के लिए दिव्या को दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। अनिल उस बीमारी के बारे में यानी कि एनीमिया के बारे में और जानकारी लेना चाहता है। डॉक्टर दीदी उसे बताती हैं एनीमिया को ठीक तरह से समझने के लिए हमारे शरीर में जो रक्त है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर दीदी आगे कहती हैं कि जो लाल द्रव्य, जो रेड लिक्विड जैसी जो चीज़ हमारे शरीर में बहती है उसे रक्त कहा जाता है। और अगर इस रक्त को आप माइक्रोस्कोप में देखो तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं। अब आइए देखते हैं रक्त के बारे में और क्या बता रही हैं डॉक्टर दीदी। रक्त के 2 भाग होते हैं। पहला भाग जो तरल होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं और रक्त के दूसरे भाग के कई कण होते हैं जैसे लाल, सफ़ेद
और बेरंग। बेरंग कणों को बिंबाणु कहा जाता है। ये बिंबाणु प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। दीदी ने अनिल को एक सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाकर दिखाया। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण देखकर अनिल आश्चर्यचकित रह गया। अनिल को ये कण छोटे छोटे बालूशाही की तरह दिखाई दे रहे थे। दीदी ने बताया कि लाल कणों की बनावट बालूशाही की तरह ही होती है। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। इन्हीं कणों के कारण हमारा रक्त लाल दिखाई देता है। तो बच्चों, डॉक्टर दीदी रक्त के बारे में और जानकारी देते हुए अनिल से कहती हैं कि हमारे शरीर में बहने वाला जो रक्त है उसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला जो भाग होता है वो लिक्विड होता है और जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और जो दूसरा भाग है उसमें और कई तरह के कण होते हैं, जैसे कि लाल रंग के कण, सफेद रंग के कण, और कुछ कण ऐसे होते हैं जिनका कोई रंग ही नहीं होता, वो बेरंग होते हैं। इन बेरंग कणों को बिंबाणु कहा जाता है। दीदी ने अनिल को माइक्रोस्कोप से उन लाल रक्त कणों को दिखाया। अनिल यह देखकर हैरान रह गया कि उन कणों का जो आकार था वो बालूशाही एक तरह की मिठाई होती है, उसकी तरह उसका आकार नजर आ रहा था। दीदी ने भी बताया कि हाँ, इन कणों की बनावट जो है वो बालूशाही की तरह ही लगती है। रक्त की एक बूंद में कई लाख इस तरह के लाल कण नजर आते हैं और इन लाल कणों के कारण ही हमारे रक्त का जो रंग है वो लाल नजर आता है। आइए बच्चों, आगे देखते हैं रक्त के बारे में और ज़्यादा जानकारी। आइए बच्चों, आगे देखते हैं रक्त के बारे में थोड़ी और जानकारी। रक्त के यह कण हमारे शरीर के लिए दिन रात काम करते रहते हैं। हमारे सांस लेने पर जो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है, उसे यह कण हमारे शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाने का काम करते हैं। इन कणों का जीवन काल लगभग 4 महीने तक का होता है, परंतु सभी कण एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे नष्ट होते हैं। अनिल पूछता है कि इस तरह तो कुछ ही महीनों में हमारे शरीर के ये लाल कण खत्म हो जाते होंगे। डॉक्टर दीदी मुस्कुराते हुए कहती है कि हमारे शरीर में हर समय नए कण भी बनते रहते हैं। अब यहाँ पर रक्त के कणों के बारे में और जानकारी देते हुए डॉक्टर दीदी कहती हैं कि हम जो ऑक्सीजन सांस के रूप में अपने शरीर के अंदर पहुँचाते हैं, उस ऑक्सीजन को ये जो लाल रक्त कण हैं, ये हमारे शरीर के हर हिस्से तक पहुँचाने का काम करते हैं। इन कणों का जो जीवन काल होता है, जो इनका लाइफ स्पैन होता है, वो सिर्फ 4 महीनों का ही होता है। उसके बाद ये जो कण हैं वो धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, लेकिन एक बार में सारे कण नष्ट नहीं होते। और दूसरी एक बात जो अनिल सोच रहा होता है कि इस तरह अगर रक्त कण नष्ट होने लगे तो हमारे शरीर के सारे लाल कण खत्म हो जाते होंगे, लेकिन दीदी उन्हें कहती है हमारे शरीर में हमेशा नए जो रक्त कण हैं वो बनते रहते हैं। तो आइए आगे देखते हैं इस पाठ में क्या बताया जा रहा है। हमारे शरीर की हड्डियों के बीच के भाग, जिसे मज्जा कहते हैं, वहाँ कई ऐसे कारखाने हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इस निर्माण कार्य के लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन पाए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति भोजन के रूप में यह सारी चीजें ग्रहण नहीं करता तो उसके शरीर में रक्त कण नहीं बन पाते, उसके शरीर में रक्त की कमी हो जाती है और इसे ही एनीमिया कहते हैं। तो यहाँ पर अब डॉक्टर दीदी यह बता रही हैं कि इन रक्त कणों का निर्माण कहाँ होता है। हमारे शरीर में जो हड्डियां होती हैं उसके अंदर मज्जा, मैरो, जिसे इंग्लिश में मैरो कहा जाता है, वहाँ पर ऐसे छोटे छोटे कारखानों का मतलब है ऐसी जगह जहाँ पर कि इन रक्त कणों का निर्माण हो रहा है, तो उसे लेखक ने कारखाने कहा है। वहीं पर रक्त कणों का लगातार निर्माण होता रहता है, लेकिन इस निर्माण कार्य के लिए हमारे शरीर को पौष्टिक आहार चाहिए होता है, जो कि हमें प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन के रूप में मिलता है। अगर हम ठीक से अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखेंगे और ये सारी चीज़ें नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर में रक्त कण नहीं बन पाएंगे और रक्त कणों की कमी के कारण हो सकता है हमें एनीमिया भी हो जाए। आइए देखते हैं लेखक हमें आगे क्या बता रहे हैं। अनिल के मन में एक सवाल उठा और उसने डॉक्टर दीदी से पूछा कि क्या संतुलित आहार लेने से एनीमिया जैसे रोग से बचा जा सकता है।
डॉक्टर दीदी ने उसे बताया कि एनीमिया के कई कारण होते हैं, लेकिन हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़े का हो जाना। यह कीड़े दूषित जल और खाने पीने की चीज़ों के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अब अनिल जो है, उसके मन में ये सारी बातें सुनकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। उसने एक और सवाल डॉक्टर दीदी से पूछा कि क्या अगर हम अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखें तो एनीमिया जैसे रोग से बच सकते हैं। डॉक्टर दीदी ने कहा कि एनीमिया कई कारणों से भी हो सकता है और हमारे भारत में इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण है पौष्टिक आहार की कमी। बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं मिल पाते और इसी वजह से उन्हें एनीमिया का शिकार होना पड़ता है। लेकिन इस बीमारी का एक और कारण है, वह है पेट में कीड़ों का हो जाना। कीड़े मतलब वॉर्म्स। तो ये कीड़े कैसे हमारे शरीर में पहुंचते हैं? तो ये जो कीड़े हैं ये हमारे शरीर में गंदा पानी पीने से और बाहर की चीज़ें खाने पीने से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं रक्त के बारे में और क्या जानकारी यहाँ लिखी है। इन सब से बचने के लिए हमें हमेशा स्वच्छ जल और सफाई से बनाया गया भोजन ही लेना चाहिए। भोजन करने से पहले अपने हाथ भी अच्छी तरह साफ करने चाहिए। कुछ कीड़े ऐसे भी होते हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से निकलने वाले लार्वा पैरों की त्वचा से शरीर में प्रवेश करते हैं। यह लार्वा हमारी आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का उपाय यह है कि शौच के लिए हम हमेशा शौचालय का प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। तो बच्चों, यहाँ पर डॉक्टर दीदी इस बीमारी से बचने का एक उपाय बता रही हैं कि हमें हमेशा अपने पीने के पानी का ध्यान रखना चाहिए और दूसरा, घर में साफ सुथरे ढंग से बना हुआ भोजन ही खाना चाहिए। जब भी हम खाना खाएं हमें अपने हाथ अच्छी तरह से धो लेने चाहिए। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर दीदी एक और बात बता रही हैं कि कुछ कीड़े ऐसे भी होते हैं जो अपने अंडे जमीन की ऊपरी सतह पर दे देते हैं। इन अंडों से जब लार्वा निकलते हैं और यदि हम उस समय नंगे पांव इस मिट्टी पर या जमीन पर चलें तो वो लार्वा जो है वो हमारे पैरों की त्वचा से हमारे शरीर में घुस जाते हैं। एक और कारण इसका यह है कि हमें हमेशा अपने घर में बने हुए टॉयलेट्स का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर हम खुले में शौच करेंगे तो वहाँ पर भी इस तरह की बीमारी या इस तरह के कीड़े हमारे शरीर में प्रवेश करने का हमेशा डर बना रहता है। तो आइए देखते हैं आगे और क्या जानकारी है इस पाठ में। अनिल इन सारी जानकारी के लिए डॉक्टर दीदी को धन्यवाद कहता है और फिर अनिल पूछता है कि रक्त के सफ़ेद कणों और बिंबाणुओं का हमारे शरीर में क्या काम होता है। डॉक्टर दीदी बताती हैं कि सफ़ेद कण हमारे शरीर के वीर सिपाही कहलाते हैं। यह कण शरीर पर हमला करने वाले रोगाणुओं से मुकाबला करते हैं और इनसे हमारी रक्षा करते हैं। जब कभी हमें चोट लगती है और शरीर से रक्त बहने लगता है तो यह बिंबाणु रक्त जमाव क्रिया में भी मदद करते हैं। तो बच्चों, अनिल को ये सारी जानकारी जो डॉक्टर दीदी दे रही थी उसके लिए वह डॉक्टर दीदी को धन्यवाद कहता है। लेकिन यहाँ एक और सवाल अनिल उनसे पूछता है कि रक्त के जो सफ़ेद कण होते हैं उनका हमारे शरीर में क्या काम होता है, वो हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। तब डॉक्टर दीदी बताती हैं ये जो सफ़ेद कण हैं या जिन्हें हम अंग्रेजी में वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, WBC भी इसे शॉर्ट में कहा जाता है, ये हमारे शरीर की रक्षा एक सिपाही की तरह करते हैं। जब भी किसी रोग के कीटाणु हमारे शरीर पर हमला करते हैं तो यही सफ़ेद कण उन रोगाणुओं को रोकते हैं, उनसे मुकाबला करते हैं और हमारे शरीर की इन रोगाणुओं से रक्षा भी करते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि हमें कहीं चोट लग जाती है और रक्त बहने लगता है और उस दशा में ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो वहाँ पर खून का थक्का जमा देते हैं और इसके कारण थोड़ी देर बाद खून बहना वहाँ से बंद हो जाता है। तो आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारी। डॉक्टर दीदी फिर बताती हैं कि रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक तरह का प्रोटीन पाया जाता है जो चोट लगने पर
रक्त वाहिका की कटी फटी दीवारों में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देता है और बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और रक्त के बहाव को रोक देते हैं। अनिल पूछता है कि यदि चोट गहरी हो और खून बहता ही जाए तो उस दशा में क्या किया जा सकता है। डॉक्टर दीदी कहती हैं कि ऐसी स्थिति में रोगी को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और जरूरत पड़ने पर टांके लगाने चाहिए। यदि बहुत ज्यादा रक्त बह गया हो तो कभी कभी रोगी को रक्त भी चढ़ाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर सफेद कणों के बारे में बताते हुए डॉक्टर दीदी यह भी कहती हैं कि जब हमें चोट लगती है तो जो ब्लड वेसल्स होते हैं, रक्त वाहिका, उनकी दीवारें कट जाती हैं। उन कटी फटी दीवारों में ये जो प्लाज्मा है और इसमें जो एक तरह का प्रोटीन पाया जाता है वह वहाँ मकड़ी के जाले के समान एक जाला बना देता है और ये जो बिंबाणु होते हैं वो जाकर के उस जाले में चिपक जाते हैं और वहां से रक्त को बहने से रोकते हैं। लेकिन अनिल पूछता है कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें ज्यादा चोट लगे और लगातार खून बहता ही जाए। तब डॉक्टर दीदी कहती है कि ऐसी स्थिति में जिसे भी चोट लगी है उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की चोट में टांके लगाना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि ज्यादा खून बह जाने पर रोगी को रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है। तो बच्चों, देखते हैं रक्त के बारे में और क्या जानकारी है इस पाठ में। अनिल डॉक्टर दीदी से फिर पूछता है कि क्या किसी भी व्यक्ति का खून किसी अन्य व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है। डॉक्टर दीदी कहती हैं, हर व्यक्ति का खून एक सा नहीं होता। गुणों के आधार पर रक्त को 4 समूहों में बांटा गया है। किसी भी व्यक्ति को खून चढ़ाने से पहले उसके रक्त समूह की जांच की जाती है और उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाना चाहिए। अनिल फिर प्रश्न करता है कि यदि जरूरत के समय उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति ना मिले तब क्या किया जाता है। अब यहाँ पर अनिल के मन में एक और प्रश्न उठता है कि क्या किसी का भी खून किसी भी व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है। इस प्रश्न के उत्तर में डॉक्टर दीदी यह बताती हैं कि हर व्यक्ति का खून अलग होता है। वैसे देखा जाए तो खून को 4 समूहों में बांटा गया है और जिस व्यक्ति को भी खून चढ़ाना है पहले उसके खून की जांच करनी जरूरी है और जैसे ही पता चलता है कि उसका खून किस समूह का है उसे उसी समूह का खून चढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अनिल यह पूछता है कि यदि उस समय उस समूह का खून उपलब्ध ना हो तब ऐसी दशा में क्या किया जाना चाहिए। इसका उत्तर देते हुए डॉक्टर दीदी बताती हैं कि ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। बड़े बड़े अस्पतालों में इस तरह के ब्लड बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है। लेकिन इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। अनिल पूछता है कि क्या वह भी रक्तदान कर सकता है। डॉक्टर दीदी कहती हैं कि नहीं, अभी वह बहुत छोटा है। केवल 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में एक व्यक्ति के शरीर से लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। तो यहाँ पर डॉक्टर दीदी अनिल के प्रश्न का जवाब देते हुए कहती हैं कि ऐसी इमरजेंसी में हमें ब्लड बैंक का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े अस्पतालों में इस तरह के ब्लड बैंक बनाए जाते हैं जहां पर कि हर समूह का रक्त तैयार रखा जाता है। लेकिन ब्लड बैंक में ब्लड की कमी ना हो, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम समय समय पर वहां पर ब्लड डोनेट करते रहें। अब अनिल यह पूछता है कि क्या वह भी रक्तदान कर सकता है। डॉक्टर दीदी कहती हैं कि अभी रक्तदान के लिए वह बहुत छोटा है, क्योंकि रक्तदान केवल वही कर सकते हैं जो स्वस्थ हैं और जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है। जब भी व्यक्ति रक्तदान के लिए जाता है तो उसके शरीर से केवल 300 मिलीलीटर रक्त ही एक बार में निकाला जाता है। आइए बच्चों, इस पाठ में आगे बढ़ते हैं। लोग यह समझते हैं कि रक्तदान करने से शरीर में कमजोरी आ जाती है, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। रक्तदान करने के बाद हमारा शरीर कुछ ही दिनों में उतना रक्त फिर बना लेता है। हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें यदि कुछ रक्त जीवन दान के रूप में किसी जरूरतमंद को दे दिया जाए तो इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। डॉक्टर दीदी की यह सारी बातें सुनकर अनिल उनसे वादा करता है कि बड़ा होकर वह भी नियमित रूप से रक्तदान किया करेगा। डॉक्टर दीदी उसकी बात सुनकर उसे शाबाशी देती है।
तो बच्चों यहाँ पर डॉक्टर दीदी एक बात और बताती है कि लोगों का यह मानना है कि यदि हम रक्तदान करेंगे तो हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा, लेकिन इस तरह के जो विचार हैं वो बिल्कुल गलत हैं। जितना भी रक्त हमारे शरीर से निकाला जाता है वह कुछ ही दिनों में हमारा शरीर पुनः बना लेता है। हमारे शरीर में देखा जाए तो लगभग 5 लीटर खून होता है। यदि इस 5 लीटर खून में से थोड़ा सा खून हम दान कर दें, हो सकता है हमारे इस दान से किसी का जीवन बच जाए। डॉक्टर दीदी की ये सारी बातें सुनकर अनिल बहुत प्रभावित होता है और वह डॉक्टर दीदी से यह बोलता है कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो वह नियमित रूप से रक्तदान किया करेगा। अनिल की ऐसी समझदारी भरी बातें सुनकर डॉक्टर दीदी खुश होती हैं और उसे शाबाशी देती हैं। तो बच्चों यहाँ पर रक्त के बारे में लेखक ने हमें इतनी सारी जानकारी इस पाठ के माध्यम से दी है। तो बच्चों आशा है आप सबको यतीश अग्रवाल द्वारा लिखा गया यह पाठ रक्त और हमारा शरीर का भावार्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। NCERT क्लास 7 के अन्य पाठों का भावार्थ भी हम आगे जरूर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।